हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पहला टॉपिक हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सपोज मैं PCl5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है P हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है। P की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 3s टू 3p3। तो आपने 3s बनाना है, 3p बनाना है और उसके आगे आपने क्या बनाना है, 3d बनाना है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो 1 2 3। फिर आपको क्या देखना है कि क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। बट स्पॉट या स्लॉट हमारे पास कितने हैं, इसको फिल करने के लिए 3 है, क्योंकि आपको कोवलेंट बॉन्डिंग करनी है। तो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे पास आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक इस जगह पे अनपेड है, एक इस जगह पे अनपेड है और एक इस जगह पे अनपेड है। तो मतलब हम सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं। टोटल बॉन्ड कितने बनाने हैं आपको, 5 बनाने हैं। तो आपको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा फॉस्फोरस को। जब फॉस्फोरस एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा, इस स्लॉट पे जंप कर जाएगा। मतलब जो एम्प्टी 3D ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा। तो 3s में एक रह जाएगा, 3p में हमारे पास 3 हो जाएंगे और 3d में हमारे पास कितना आ जाएंगे, एक और इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया हमारे पास। ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल था, 3D ऑर्बिटल था। अब आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ PCl5। जो आपके पास सिंपल जो पहले इलेक्ट्रॉन थे, पहले आप उनको लिख दो, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, कि हमारे पास है फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के बाद हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई थी। अब आपको क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। तो क्लोरीन का ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड क्लोरीन, ये थर्ड क्लोरीन, ये फोर्थ क्लोरीन और ये फिफ्थ क्लोरीन। ठीक है, तो आपने क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। और कौन सा ऑर्बिटल हमारे पास, ये 3D ऑर्बिटल है। ठीक है, तो आपने कौन कौन से ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज़ किया है वो आपको देखना है। तो आपने 3s 3p और 3d का एक ऑर्बिटल यूज़ किया है। तो इस कंपाउंड की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, sp3d हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना होता है, VBT का यूज़ करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी होती है। एक और एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है हमारे पास SF6, जिसमें सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है। तो ग्राउंड स्टेट में उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s टू 3p4। तो 3s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 3p में आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। 3d इसका एम्प्टी पड़ा हुआ है। फिर सल्फर को आप कहाँ ले जाओगे, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने जंप लगाने हैं, डिपेंड करता है कि कितने एटम्स आपको इसके साथ अटैच करने हैं। तो यहाँ पे 6 एटम आपको अटैच करने हैं। तो आपके पास 6 एम्प्टी स्लॉट होने चाहिए, मतलब 6 जगह पे आपके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से जंप करके इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर से इधर जाएगा। तो टोटल कितने स्लॉट बन गए, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही आपको चाहिए थे टोटल। तो फॉर्मेशन लिखेंगे SF6 की, तो 1 2 3 4 5 6। ये तो सल्फर के अपने खुद के इलेक्ट्रॉन है। और हम किसके इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, फ्लोरीन के एटम्स के इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो ये फर्स्ट फ्लोरीन, ये सेकंड फ्लोरीन, ये थर्ड फ्लोरीन, ये फोर्थ फ्लोरीन, फिफ्थ फ्लोरीन एंड सिक्स फ्लोरीन। तो आपने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज़ किए हैं, हमने यूज़ किया है SP और D कितने यूज़ किए हैं, हमने 2। ठीक है, S यूज़ किया हमने 1, P यूज़ किए हमने 3। तो SP हमने यूज़ किए हैं 3 और D हमने कितने यूज़ किए हैं, 2। तो ये हो गया sp3d2। ठीक है, ये हमारे पास होती है हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग VBT। सेकंड टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको मोड भी कहते हैं। इससे हम लोग बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कि मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सब किस पे डिपेंडेंट होता है, उसके बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 निकलता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 0 से ज़्यादा निकलता है तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हमारे पास सिक्वेंस होती है इलेक्ट्रॉन फिल करने की। सिक्वेंस को अच्छे से देख लेना। पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। Then we have pi 2px, pi 2py, sigma 2pz. Then we have pi star 2px, pi star 2py and sigma star 2pz. हर ऑर्बिटल के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। और ये जो हमारे पास सीक्वेंस है पर्टिकुलर, वो किसके लिए काम करता है, H2 से लेकर N2 तक हमारे पास ये काम करेगा। मतलब एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 7 तक। जैसे एग्जांपल के लिए पहले हमें H2 दे रखा है। तो एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो H2 में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल करना है। तो सिग्मा 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। जिस पे स्टार नहीं लगा वो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जिन पे स्टार लगा हुआ है वो हमारे कौन से ऑर्बिटल हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं,
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0। ठीक है, बॉन्डिंग में 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग तो खाली पड़ा हुआ है। तो 2 माइनस 0/2 करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? 1। तो इसका मतलब ये किसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, सिंप्लिसिटी से देखें तो H और H के बीच में कैसा बॉन्ड है? बेसिकली हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। ये मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर को आप ऐसे मत समझना कि बॉन्ड ऑर्डर सपोज आपका डेसिमल में चला गया, 1.5 2.5 चला गया, तो इसका क्या मीनिंग है? प्लस बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेजरमेंट होता है कि 1 टाइम्स अट्रैक्शन फोर्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, इस तरीके से आप आंसर करते हो। अब मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब या प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जितनी भी आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के बाद आपने देखा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेड पड़ा हुआ है, तब तो वो हमारे पास सब्सटेंस कैसा होता है? पैरा मैग्नेटिक हो जाता है। बट अगर सबके सब पेड़ पड़े हुए हैं तो सब्सटेंस हमारे पास कैसा होता है? डायामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1s2 मतलब हमारे पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सब्सटेंस किस टाइप का हो गया? डायामैग्नेटिक हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? नाइट्रोजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो 2n के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, तो 2 4 6 8 10 12 एंड 2 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई। तो बॉन्डिंग हमारे पास कितने आया? बॉन्डिंग कैलकुलेट कर लो। बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4 6 8 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ चुके हैं? 10 आ चुके हैं। और एंटी बॉन्डिंग हमारे पास कितने हैं? हम वो भी काउंट कर सकते हैं। 2 एंड 4, टोटल 4 हमारे पास क्या है? एंटी बॉन्डिंग है। तो 10 माइनस 4/2 कितना आंसर आएगा आपके पास? 6/2 विच इज़ 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? 3। दैट मीन्स n और n के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो n ट्रिपल बॉन्ड n। नेक्स्ट हमें देखना है कि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये भी हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल होता है? डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव N2 प्लस। N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास? 13 हो गए। तो 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 2 4 6 8 10 12 एंड 1 13। बॉन्डिंग हमारे पास कितने हैं? बॉन्डिंग काउंट करेंगे तो 2 4 6 8 एंड 1 9। एंडिंग बॉन्डिंग कितने हैं हमारे पास? 2 एंड 4 अपॉन में 2। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 2.5। तो अब क्या हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन अनपेड है? डेफिनेटली ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? सिग्मा 2p z ऑर्बिटल का अनपेड है। तो इसके पास अब कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं? दिस मॉलिक्यूल इज पैरा मैग्नेटिक। क्लियर है? ये मॉलिक्यूल हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। अगर हम N2-1 के लिए सॉल्व करें तो N2 में 14 होते हैं, माइनस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? एडिशनल है, ज़्यादा है। तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो टोटल कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 4 6 8 10 12 14 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक 1 15। तो बॉन्डिंग काउंट करें तो 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग हो गए 10। एंडिंग बॉन्डिंग हमारे पास कितने हो गए? 2 4 एंड 1 5। तो 10/5/2 कितना आंसर आ जाएगा? इसका भी 2.5 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास किस टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर या प्रॉपर्टी कैरी कर रहा होगा? दिस मॉलिक्यूल इज अगेन पैरा मैग्नेटिक। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल जो O2 है या O2 से अबव है, मतलब एटॉमिक नंबर 8 है, उससे हायर वाले जो हमारे पास होते हैं, उनके लिए हमें ये वाली सीक्वेंस यूज़ करनी होती है। ठीक है, इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है। सब कुछ सिमिलर होता है, बस ये जो सिग्मा 2p z था ये आपका आगे आ जाता है। ठीक है, और पाई 2p x पाई 2p y कहाँ चले जाते हैं? पीछे की तरफ चले जाते हैं। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी एज इट इज़ होती है, सिर्फ इनकी पोजीशन हमारी क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। जब आप किसके लिए फिल कर रहे हो? O2 या हायर के लिए फिल कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप देखो पहले O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि एक O के पास 8 होते हैं, तो O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 4 6 8 10 12 एंड 2 14। अब आपके पास 2 बचे हैं, तो आपको ऐसे फिल करना है 15 एंड 1 16। आपको डायरेक्टली इसमें 2 नहीं डालने हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सेम है। तो ये पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, उसके बाद ये क्या होते हैं? आपके पेयर्ड हो सकते हैं। अब आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो 2 4 6 8 एंड 10 10 हो गए हमारे पास बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 4
5 6, तो एंटी बॉन्डिंग हो गई 6 अपॉन में 2, तो इसके लिए कितना आंसर निकलेगा 2। और क्या ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है? पाई स्टार 2px में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई स्टार 2py में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास किस टाइप का सब्सटेंस बन गया? दिस मॉलिक्यूल इज पैरा मैग्नेटिक। ये मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं O2+1 के लिए। तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो टोटल यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 1 15। बॉन्डिंग काउंट कर लो पहले यहाँ पर आप। तो 2 4 6 8 एंड 10, और एंटी बॉन्डिंग काउंट करेंगे तो 2 4 एंड 5। तो एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 5 अपॉन 2, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2.5। क्या इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? डेफिनेटली यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल भी हमारे पास क्या है? दिस मॉलिक्यूल इज पैरा मैग्नेटिक। और लास्ट हमारे पास है O2-1। O2 में 16 -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17। देन 2 4 6 8 10 12 14 15 16 एंड 17। ठीक है, आप बॉन्डिंग काउंट करें तो 2 4 6 8 10, और एंटी बॉन्डिंग काउंट करें तो 2 4 5 6। एंटी बॉन्डिंग हो गए 6 अपॉन 2, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास? 2। और इसके पास क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं? ये वाला ऑर्बिटल पाई स्टार 2py वाला आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, तो इसके पास भी एक ऐसा बिहेवियर है। दिस मॉलिक्यूल इज पैरा मैग्नेटिक। तो बस आपको ऐसे ढूंढना होता है, एमओटी लगा के बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लो। अगर वो आपसे कह रहा है कि आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मतलब बॉन्ड ऑर्डर में लगाओ, तो वो लगाना भी सिंपल है। जैसे उसने बोल दिया कि O2 का लगाओ, N2 का लगाओ, तो आपने N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा था और O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरीके से लग जाएगा। बस आपको एक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ये था हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एटम है, एटम का जो लास्ट वाला शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी लगती है, उस एनर्जी का नाम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों या फुली फिल्ड ऑर्बिटल हों, उनके पास क्या रहती है? हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहती है। और अगर फुली फिल्ड आ जाए और हाफ फिल्ड आ जाए, तो हाफ फिल्ड की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है इन कंपैरिजन टू फुली फिल्ड ऑर्बिटल। मतलब सुप्रीम हमारे पास कौन होता है? फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन है, नियॉन है। तो बेरिलियम का जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है कंप्लीटली फिल है, मैग्नीशियम का लास्ट वाला कंप्लीटली फिल है, नाइट्रोजन का लास्ट वाला हाफ फिल्ड है, एंड नियॉन का लास्ट वाला फुली फिल्ड है। तो जिसके पास भी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो मॉलिक्यूल हमारे एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं और उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करो बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। तो नाइट्रोजन के लिए क्या होता है? 1s2 2s2 2p3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से निकलेगा, और यहाँ पे कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाली कहानी नहीं है। तो इसमें से आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दैट इज़ वाई जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किससे ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं सक्सेसिव IE, तो इसका मतलब क्या होता है? बस आपको दो एग्जांपल ध्यान रखने हैं, सोडियम वर्सेस मैग्नीशियम एंड बेरिलियम वर्सेस बोरोन। इन दोनों में से कोई एक ही एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है सक्सेसिव का? जैसे आपके पास पहले सोडियम था, तो सोडियम का आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसके लिए जो एनर्जी लगी थी IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थी। अब ये जो हमारे पास सोडियम आयन बन गया है, इसी में से अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं हम? IE2 या सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले आप सोडियम लिख लो, देन मैग्नीशियम लिख लो। IE1 एंड IE2 का कंपैरिजन करना है, तो पहले सोडियम के लिए लिख लो। सोडियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। जब IE1 के बारे में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला? 3s1 से निकला जो हाफ फील्ड है, और ये फिर किस में चला गया? 2p6 में चला गया।
वहीं अगर आप मैग्नीशियम को देखो तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो फुली फिल्ड में से निकल रहा है, और उसके बाद वो किस में जा रहा है, 3s1 में जा रहा है। तो सोडियम का जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो हाफ फील्ड में से निकल रहा है, बट मैग्नीशियम का जो पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो फुली फील्ड में से निकल रहा है। तो ज़्यादा एनर्जी ऑब्वियसली किस में लगती है, फुली फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है। इसलिए Na वर्सेस Mg की अगर आप IE1 का कंपैरिजन करो तो IE1 सोडियम की और मैग्नीशियम की ज़्यादा किसकी होती है, मैग्नीशियम की IE1 हमारे पास ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करें IE2 की, तो हमारे पास सोडियम +1 था, वो अब फुली फील्ड ऑर्बिटल कैरी कर रहा था, और इस फुली फील्ड को आप किस में ले गए हो, अब 2p5 में ले गए हो। मतलब इलेक्ट्रॉन आपने कौन से ऑर्बिटल से निकाला है, फुली फील्ड से निकाला है। बट मैग्नीशियम में जो आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हो वो आप हाफ फील्ड से निकाल रहे हो। ठीक है, तो फुली फील्ड में आपको ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू हाफ फील्ड। तो अब हमारे पास ऑर्डर उल्टा हो जाएगा कि जो हमारे पास IE2 है वो सोडियम की ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। सेम हम सेकंड वाले एग्जांपल में भी कर सकते हैं, सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा। पहले आप बेरिलियम देख लो, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो फुली फील्ड में से निकल रहा है। बट बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो 2p1 में से निकल रहा है, ना ये हाफ फील्ड है ना ये फुली फील्ड है। तो ऑब्वियसली फुली फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो बेरिलियम है वर्सेस बोरॉन हो गया, तो ज़्यादा IE1 किसकी होगी, बेरिलियम की IE1 ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बोरॉन। अब आप IE2 पर चलो, तो हमारे पास अब जो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है वो 2s1 से निकल रहा है, मतलब हाफ फील्ड से निकल रहा है। बट बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फुली फील्ड में से निकल रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, ऑब्वियसली फुली फील्ड में लगेगी। तो अब जो हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ I2 लिख दिया, दिस इज़ I1। अब जो हमारे पास IE2 है वो बोरॉन की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू IE2 ऑफ बेरिलियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम सक्सेसिव IE का आंसर कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही पेयर एग्जाम में आता है। एक्सप्लेनेशन करना काफ़ी सिंपल है। हाफ फील्ड से निकल रहा है सोडियम में, मैग्नीशियम में फुली फील्ड से निकल रहा है, तो फुली फील्ड में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। इस वजह से IE1 का ट्रेंड आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा। लाइकवाइज आप IE2 को जब कंपेयर करेंगे तो बस ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन आप फुली फील्ड में से निकाल रहे हो या हाफ फील्ड में से निकाल रहे हो। अगर फुली फील्ड में से निकल रहा है तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, हाफ फील्ड में से निकल रहा है तो एनर्जी आपको इन कंपेरिजन टू फुली फील्ड कम लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में हमेशा रहता है। नेक्स्ट टॉपिक भी है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं, फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन, बट थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। ये आपको ध्यान रहे या ना रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। ठीक है, एक बेसिक आइडिया है कि हमारे पास क्या होता है, कोई आइटम होता है, उस आइटम में आपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद या तो हमारा जो एटम है वो स्टेबल होगा या स्टेबल नहीं होगा। तो अगर आपका आइटम स्टेबल हो गया, ठीक है, उसके पास स्टेबिलिटी आ गई, तो हमेशा एनर्जी वो क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। और अगर वो अनस्टेबल हो रहा है तो ऐसे केस में हमेशा वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो ये एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब कर रहा है वही क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। ठीक है, अगर हम हेलोजन के बारे में बात करें तो हेलोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो हाईली नेगेटिव होती है। रीज़न आपको क्लियर होना चाहिए कि इनके पास NP5 कॉन्फ़िगरेशन होती है, सिर्फ इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो स्टेबल हो जाता है और वो क्या करता है, फिर एनर्जी रिलीज़ कर देता है। अगर हम नोबल गैसेस के बारे में बात करें तो नोबल गैसेस का जो लास्ट वाला शेल होता है, ऑर्बिटल होता है, कंप्लीटली फिल्ड अप होता है, दे आर ऑलरेडी इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो टेंडेंसी शो नहीं करते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन पकड़ाओगे तो ऐसे केस में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उस दिए हुए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, इसलिए उसकी EGE क्या होती है, हाईली पॉजिटिव होती है। अगर हम ग्रुप 15 के बारे में बात करें, लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस उसका एग्जांपल है, तो इनकी EGE अप्रॉक्स 0 होती है, क्योंकि इनके पास कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना लेंगे ना देंगे, तो ऐसे केस में ना एनर्जी रिलीज़ करेंगे ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो इनकी EGE हमारे पास क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन में आइडियली देखा जाए तो ज़्यादा किसकी निकलनी चाहिए थी, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। बट यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है कि क्लोरीन की EGE क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, और फ्लोरीन की EGE क्या आ रही है, कम आ रही है। तो उसका रीज़न हमें देखना है, फाइंड आउट करना है क्या है।
तो उसका आंसर क्या है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर आप फ्लोरीन को देखो तो वो 2p ऑर्बिटल कैरी कर रहा है विच इज़ स्मॉलर इन साइज़, और अगर हम क्लोरीन को देखें तो वो 3p ऑर्बिटल कैरी कर रहा है विच इज़ बिगर इन साइज़। तो स्मॉलर साइज़ होने की वजह से 2p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन इसमें आता है वो इलेक्ट्रॉन क्या फील करता है, रिपल्शन फील करता है। ऑब्वियसली वो 2p5 से 2p6 तो चला जाएगा, स्टेबिलिटी तो अटेन कर ही लेगा, तो इसका मतलब वो रिलीज़ तो करने वाला है। बट क्योंकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आपने फिल कर दिया है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या फेस कर रहा है, रिपल्शन फेस कर रहा है। तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ एनर्जी यूज़ हो जाती है। तो सपोज़ वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करने वाला था, -300 किलो जूल वो रिलीज़ करने वाला था। तो -300 में से उसने सपोज़ 80 यूज़ कर ली है, किसके लिए, इस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो वो कितने रिलीज़ कर देगा, फिर हमारे पास 220 जूल्स ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ कर देगा। ठीक है, इसलिए उसकी रिलीज एनर्जी हमारे पास क्या आती है, कम, क्योंकि वो अपनी कुछ एनर्जी का यूटिलाइजेशन किसके लिए कर रहा है, इस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए यूटिलाइज़ कर रहा है। ठीक है, बट 3p ऑर्बिटल में ऐसा कोई सिनेरियो होता ही नहीं है, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, रिपल्शन का कोई कहानी नहीं है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फ्लोरीन में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल फेस मोर रिपल्शन इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, जहाँ पे रिपल्शन क्या होती है आपकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस नेग्लिजिबल रिपल्शन यहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द रिपल्शन वी हैव टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, दैट इज़ वाई जो ई हमारे पास क्या होती है, इसकी कम रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम पर कोई चेंज इम्पोज करते हैं, तो जो भी चेंज हम इक्विलिब्रियम पे इम्पोज करेंगे, इक्विलिब्रियम हमेशा क्या करेगा, उसका उल्टा कर देगा। तो इक्विलिब्रियम विल डू ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, हमेशा चीज़ें वो क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हम अप्लाई करना सीखते हैं। ये जो रिएक्शन उसने दे रखा है, सपोज ये रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है, इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें N2 की, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2 रिवर्सिबल विद 2NH3। हमने क्या किया है, हमने N2 का अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया। तो अगर आप N2 का अमाउंट इंक्रीज़ कर दोगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसके इस इंक्रीज्ड अमाउंट को कम कर देगा। और कैसे कम करेगा, कि जितना भी आपने एक्स्ट्रा N2 डाला है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो मतलब रिएक्शन आपका कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, रिएक्शन चला जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बनता है तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड में, प्रोडक्ट अगर आपका कम बन रहा है तो रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट हमें वो कहता है कि अब हमने क्या किया है, N2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया। तो अगर आप N2 की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसका उल्टा कर देगा। इक्विलिब्रियम ये ट्राई करेगा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। अब वो N2 कहाँ से निकालेगा, वो NH3 को तोड़ के वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, N2 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास अब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लाइकवाइज हम अब आगे वाले सब कुछ समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, H2 है। अगर हम H2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड साइड चला जाएगा। और लाइकवाइज अगर आप H2 की कॉन्सेंट्रेशन डाउन करोगे तो रिएक्शन हमारा कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है प्रेशर की। प्रेशर में हमारे पास क्या होता है कि पहले आप ये काउंट कर लो कि टोटल हमारे पास मोल कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल मोल्स कितने हैं, 2। बस आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लेना, वही आपके नंबर ऑफ मोल्स की काउंट होती है। और अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इसके आगे 1 है और इसके आगे 3 है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 हैं। तो जिस तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वहाँ प्रेशर क्या एग्जर्ट हो रहा होता है, ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा होता है। ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे प्रेशर आपका ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा होता है। तो उसने पहले बोला कि प्रेशर आप इंक्रीज़ कर रहे हो, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस इंक्रीज प्रेशर को डिक्रीज़ कर देगा। तो डिक्रीज़ वो कौन सी डायरेक्शन में जाके कर सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके, ऑब्वियसली कौन सी डायरेक्शन में जाके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके। क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ पे n हमारे पास 4 है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है,
यहाँ n=2 है तो यहाँ प्रेशर कम लग रहा है। हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। इक्विलिब्रियम उस इंक्रीज प्रेशर को क्या कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे प्रेशर आपका कम लग रहा है। तो प्रेशर कम कहाँ लग रहा है आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो अब रिएक्शन कहाँ चला जाएगा आपका, फॉरवर्ड। लाइकवाइज अगर आप प्रेशर क्या करते हो, कम कर दो, तो अब आपने प्रेशर कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम उस प्रेशर को बढ़ाएगा। और ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा। तो इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रोसेस या तो आपकी एक्सो हो सकती है या प्रोसेस हमारी एंडो हो सकती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है लो टेम्परेचर पे फिजिबल, और एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है हाई टेम्परेचर पे फिजिबल। मतलब अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उस एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो रिएक्शन को फेवर कर रहा है। जैसे ये रिएक्शन हमारे पास क्या था, एंडोथर्मिक है, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन आपका ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब फिजिबिलिटी रिएक्शन की ज़्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आप रिएक्शन को फेवर कर रहे हो, उसको फिजिबिलिटी की तरफ ले जा रहे हो, इसलिए रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। और अगर आप टेम्परेचर घटा देते हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं हाई टेम्परेचर पर, बट अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो रिएक्शन कहाँ चला जाएगा आपका, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। और कैटलिस्ट का हमारे इक्विलिब्रियम की स्टेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको टेम्परेचर का बताया, उसी सेम तरीके से आप टेम्परेचर को एक्सोथर्मिक में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी और उसमें वो टेम्परेचर रिड्यूस करेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसमें वो टेम्परेचर क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, उसके लिए बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ली चार्टियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास एक एल्कीन होती है, उस एल्कीन में आप क्या ऐड करते हो, ओजोन ऐड करते हो, तो आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है। फिर उसके अंदर से अगर आप जिंक एंड H2O पास करो तो आपके पास एक नया कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन करके देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसमें आप ओजोन ऐड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ना इसको रिप्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ कार्बन देखा फर्स्ट वाला, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन आप ऐसे करके लगा दो, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। थोड़ा वी शेप में इसको लिखना है। लाइकवाइज ये वाला जो कार्बन है वो भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, लाइक दिस, और इसके 2 हाइड्रोजन ऐसे आप लगा सकते हो। अब आपको ओजोन ऐड करनी है, तो ओजोन मतलब O3 है, तो O3 ऐड होता है डबल बॉन्ड के अक्रॉस। तो आपको एक यहाँ ऐड करना है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और इन सबको आपस में कनेक्ट कर देना है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं ओजोनाइड। फिर जब जिंक डाल के हाइड्रोलिसिस करते हो तो हमारे पास जो ओजोनाइड है ब्रेक हो जाता है, और इसकी ब्रेकिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। तो आपके पास क्या रह गया, हमारे पास रिमेनिंग है HCO एंड H। तो जब भी C और O को आपको अटैच करना होता है वो हमेशा किस में अटैच होते हैं, डबल बॉन्ड में अटैच होते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O H, ठीक है, HCHO, जिसका नाम बेसिकली क्या होता है, दिस इज मिथेनॉल। तो आपको 2 मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, मिथेनॉल के मिल जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे चले, नेक्स्ट हमारे पास प्रोपीन है, उसमें आप एडिशन कर रहे हो अगेन ओजोन का, तो एडिशन होता है बस डबल बॉन्ड के अक्रॉस। तो इस CH3 को हम लोग इस रिएक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे, रिएक्शन होगा इस वाली साइड के ऊपर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के पास अब 2 ग्रुप हैं, एक तो हो गया CH3 और दूसरा ग्रुप वो क्या कैरी कर रहा है, हाइड्रोजन। तो पहले आपने कार्बन को इस तरीके से दिखा दिया, ये हो गया उसका CH3 और ये उसका हाइड्रोजन। और इस कार्बन को जब शो करेंगे तो ये वो कार्बन हो गया और उससे कनेक्टेड 2 हाइड्रोजन हमने इस तरीके से दिखा दिए, ओजोनाइड बनाया, ओजोनाइड को ब्रेक कर दिया। ये जो ब्रेक आप करते हो उसको शो करना होता है, तो हमने ओजोनाइड को ब्रेक कर दिया, तो CH3 एज इट इज़ आ गया, और C के साथ डबल बॉन्ड O लग गया और H हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज इथेनॉल। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, HCHO, दिस इज मीथेनॉल। तो हमें 2 रिजल्ट मिलेंगे, इथेनॉल एंड मीथेनॉल, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी एल्कीन का ओजोनोलिसिस कर सकते हो। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रोडक्ट बता रखे होते हैं और उसमें आपको रिएक्टेंट ढूंढना होता है। जैसे कह रहे हैं कि एक्स नाम का हमारे पास कोई एल्कीन था, उसमें ओजोनोलिसिस किया हमने, परफॉर्म किया, तो हमें 2 रिजल्ट मिले, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये एक्स कौन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। पहले आप प्रोपेनल देखो, प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में ये वाला ग्रुप तो होता ही है। तो आपने एक कार्बन यहाँ यूज़ कर लिया, इसके अलावा ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन हो गए, 3 मतलब प्रोप।
और CH3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका CH2 आ जाएगा और इधर हमारे पास एक H आ जाएगा वैलेंसीज को पूरी करने के लिए। जब प्रोपेनॉन आपको लिखना है तो वो कीटोन होता है, तो प्रोपेनॉन इस तरीके से हो जाएगा, एक CH3 इधर आ जाएगा और एक CH3 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, प्रोपेनॉन को आप कैसे लिखते हो, प्रोपेनॉन में कीटोन ग्रुप होता है तो उसको आप ऐसे लिखते हो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये आपको ना इस तरीके से दिखाना है, और उसके साथ अटैच जो भी ग्रुप हैं लेफ्ट या राइट साइड में वो आपको टॉप एंड मतलब राइट एंड बॉटम पे दिखाने हैं, टॉप एंड बॉटम पे दिखाने हैं, वो आपकी चॉइस है। अब बस आपको क्या करना है, ये O भूल जाना है और इन दोनों को आपस में ऐसे डबल बॉन्ड से लिंक कर देना और आपका आंसर हो गया। तो रिजल्ट क्या बना, CH3 CH2 देन वी हैव CH। ठीक है, और यहाँ से इसको हटाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर हमारे पास है C, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर भी क्या है CH3 है। नाम लिखना इसका काफ़ी सिंपल है, आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी यहाँ से 1 2 3 4 5। तो सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, वी हैव अ मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है 5, 5 के लिए क्या हो गया पेंट, जिसकी दूसरी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल पेंटुईन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन इट। जब भी हम किसी मेटल के सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये सपोज हमने मेटल ले लिया और मेटल की हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर लाइट इन मेटल सरफेसिस पे गिरती है, ठीक है, इस मेटल पे अगर आपकी लाइट गिरती है तो लाइट की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, नॉकआउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉकआउट इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास पूरा फॉर्मूला है वो किस तरीके से बनता है कि जैसे हमारे पास ये एटम हुआ और ये उसका न्यूक्लियस हो गया और ये उसका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा होता है, होल्ड करके रखा होता है। सपोज उसने इसको 100 जूल से होल्ड करके रखा हुआ है, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी उस पर इंसिडेंट कराते हैं, तो सपोज हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एनर्जी इंसिडेंट होती है, जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी इंसिडेंट होती है 200 जूल। ठीक है, तो जो फोटोन है, लाइट का पार्टिकल है, वो 200 जूल लेके किससे टकरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा और अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितने जूल्स ऑफ एनर्जी आ गई, 200 जूल्स ऑफ एनर्जी आ गई। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा उस 200 जूल्स ऑफ एनर्जी का, उसमें से अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा उस 200 जूल्स ऑफ एनर्जी का, इस गिवन अमाउंट ऑफ 200 जूल में से वो 100 जूल तो यूज़ कर लेगा इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। जब एक बार अट्रैक्शन टूट गई तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और रिमेनिंग 100 से वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो जो हम लोग लाइट एनर्जी उस पर गिरा रहे हैं, मतलब जो इंसिडेंट एनर्जी हमारे पास होती है वो दो तरीके से यूटिलाइज होती है। एक तो अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। तो ये जो एनर्जी चाहिए होती है उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उसका नाम रखा जाता है वर्क फंक्शन। एंड वर्क फंक्शन की डेफिनेशन होती है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। वो मिनिमम एनर्जी जिससे आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हो उसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बाय यूजिंग दैट एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका मूव करेगा। ठीक है, तो जितना भी सम ऑफ एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है उस एनर्जी को दो तरीके से यूज़ कर लेगा, एक तो अट्रैक्शन तोड़ने के लिए और दूसरा काइनेटिक एनर्जी खुद को इम्पार्ट करने के लिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे डिपेंडेंट होता है कि लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा इजेक्ट होते हैं, जितनी ज़्यादा लाइट की फ्रिक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम है वर्क फंक्शन से, ठीक है, जैसे यहाँ वर्क फंक्शन कितना था 100 जूल था सपोज, ठीक है, यहाँ का वर्क फंक्शन 100 जूल है, और इंसिडेंट एनर्जी जो आ रही है वो सपोज 80 जूल्स की आ रही है, तो क्या वो 80 जूल यूज़ करके इस 100 जूल के अट्रैक्शन को तोड़ सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो अट्रैक्शन तोड़ेगा नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। तो अगर इंसिडेंट एनर्जी कम होती है या इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी कम होती है तो किसी भी टाइप का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और ऑब्वियसली अगर इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस कर जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल तरीके से इसके न्यूमेरिकल होते हैं। हमें क्या, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम, एक मेटल पे गिरती है जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है 2 eV, और आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो पहले वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻10 से इंटू करके,
फाई हमारे पास ईवी में दे रखा है, ईवी भी बेसिकली एनर्जी की यूनिट होती है, तो उस ईवी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में। तो ईवी का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और ईवी कन्वर्ट हो जाएगा जूल्स में। अपने फॉर्मूले पे जाते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा किसके इक्वल है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। एच हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है, नीचे हमने वेवलेंथ डाल दी, 5 की जगह 5 लिख दिया, प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर लिखा है ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्टली याद रखें, विच इज़ 19.878। अब मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। आपके पास था 19.878 और इसके डिवाइड में हमारे पास 2 है, तो इस 19.878 को अप्रॉक्सीमेटली आप 20 कर दो, तो जितना भी आपका आंसर आएगा उसमें से आप 0.1 या 0.2 सब्ट्रैक्ट कर देना, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो या तो आपका 9.9 आएगा या आपका 9.8 आएगा। ये मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रखी है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके 9.9 आ रहा है। एक ही प्लेस तक देखते हैं बेसिकली हम डेसिमल के बाद, और हमारा इस मेथड से भी 9.9 या 9.8 आ रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10⁻⁻19 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 9.9 से 3.2 निकालेंगे तो 6.7, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटम नंबर। तो पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो n से रिप्रेजेंट होता है, और उसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। और आपको आइडिया किस चीज़ का देगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट का आइडिया देगा, या फिर आपको एनर्जी का आइडिया देगा। ऑर्बिट मतलब शेल्स का आइडिया देगा, या उनकी एनर्जी का आइडिया देगा। ठीक है, और n के लिए क्या वैल्यूज़ होती हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी। सेकंड होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से दिखाते हैं। ये हमें सबशेल का आइडिया देगा, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 0 to n-1। ठीक है, सपोज आपने L की वैल्यू सॉल्व करके आपका आंसर 0 निकल रहा है, तो वो कौन सा सबशेल होता है, एच सबशेल होता है। 1 निकलेगा तो पी सबशेल, 2 आएगा तो डी सबशेल, 3 आएगा तो एफ सबशेल हमारे पास होता है। थर्ड हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ml से दिखाते हैं, और ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का आइडिया देता है, और इसका फॉर्मूला होता है -l से लेकर +l। ठीक है, जैसे l हमारे पास सपोज 0 है तो ml भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो s सबशेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, बेसिकली वो एक s ऑर्बिटल कैरी कर रहा है। अगर आप l = 1 पे जाते हो तो ml की पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होती हैं, -l से लेकर +l तक होती हैं। मतलब -1 से लेकर कहाँ तक जाना है आपको, +1, तो आपको -1 मिलेगा, 0 मिलेगा और +1 मिलेगा। तो p सबशेल में 3 बॉक्सेस आ गए, मतलब 3 ऑर्बिटल क्या कर रहा है, ये कैरी कर रहा है। और वो ऑर्बिटल की डेजिग्नेशन आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। तो 0 वाला होता है वो pz होता है, 1 +1 -1 को आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 0 वाले को आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो pz होता है। ठीक है, तो अगर मैं -1 मान लेता हूँ py को, तो मेरा +1 क्या हो जाएगा, px हो जाएगा, एंड वाइसा वर्सा। आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, आप -1 वाले को px भी लिख सकते हो, +1 वाले को आप py भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट 0 वाला फिक्स है, वो हमेशा क्या होता है, आपका pz होता है। फिर आप l = 2 पे जाओगे तो ml की आपको पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेंगी -2 से लेकर +2 तक, तो -2 -1 0 +1 +2। अब डी जो सबशेल है उसमें 5 बॉक्सेस आ रहे हैं, मतलब इसमें 5 सबशेल होते हैं। 0 वाला होता है इसका dz², ये फिक्स है कि हमारे पास क्या है, 0 वाला होगा dz²। ये जो 2 वाले हैं इनकी पोजीशन आप इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे मैंने -2 को मान लिया है dx² -y², तो +2 मेरा हो गया dxy। अगर मैं इसका उल्टा करता कि मैं +2 को मान लेता dx² -y², तो -2 मेरा क्या बन जाता, dxy बन जाता। इसी तरीके से आपके पास -1 वाला है एंड +1 वाला है। -1 वाले को dyz कहते हैं, +1 वाले को dzx कहते हैं, एंड वाइसा वर्सा। और नेक्स्ट हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो बेसिकली ओरिएंटेशन बताता है। तो या तो इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो +12, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो -12। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि ऑल क्वांटम नंबर एसोसिएटेड, जो हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के साथ क्वांटम नंबर एसोसिएट होते हैं, वो क्वांटम नंबर आपको बताने हैं। ठीक है, तो पहले उसने आपको दे रखा है 1s, तो ये जो उसने आगे 1 दे रखा है ये हो जाएगी आपकी n की वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी। फिर आप देखो ये उसने दे रखा है आपको s, और l की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए, अगर l आपका 0 होता है तो s, 1 होता है तो p, 2 होता है तो d, 3 होता है तो f, तो यहाँ पे s था तो l हो गया 0। और अगर l 0 है तो ml भी आपका 0 होता है, और ms तो आपका +12 या -12 में से कोई एक आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप नेक्स्ट पे चलिए 3dz², तो उसने पहले 3 लिखा हुआ है, तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया। फिर उसने d सबशेल दे रखा है, तो l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है हमारे पास, 2 होती है। अब आपको ml लिखना है।
अब उसने स्पेसिफिकली आपको दे रखा है 3DZ², और 3DZ² के लिए ml कितना होता है, 0 होता है, तो उसका ml 0 हो गया एंड ms फिर से आपका +½ या -½ नेक्स्ट पे चले तो 4PZ। अब ये जो उसने 4 लिखा हुआ है तो n की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। पी सब शेल है तो L हमारे पास कितना होता है, पी सब शेल के लिए 1 होता है, और पी जेड के लिए ml कितना होता है, 0 होता है, और ms फिर से +½ या -½ और नेक्स्ट या लास्ट हमारे पास है 3px, तो n दे रखा है उसने आपको 3। पी सब शेल के लिए L हमारे पास कितना हो गया 1। अब उसने px बोल रखा है, तो या तो ये आपका +1 हो सकता है या फिर ये हमारे पास -1 हो सकता है, दोनों में से कोई भी वैल्यू रख सकता है, इसलिए आपको दोनों बतानी पड़ेंगी। और ms फिर से आपका +½ या -½ जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपको ऑर्बिटल लिखने होते हैं, तो उसने आपको क्वांटम नंबर का एक स्पेसिफिक पूरा मतलब सेट दे रखा होता है, जैसे उसने दे रखा है n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, ms की वैल्यू +½ या -½ तो उसने बोला है पहले n की वैल्यू 1, तो आप पहले यहाँ लिख दो 1, फिर आप l की वैल्यू चेक करो कितनी है 0, तो आप यहाँ लिख दो s, फिर आपको आगे चेक करने की नीड नहीं है, ml 0 है, ms तो ये सब कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑर्बिटल कौन सा हो गया आपका 1s हो गया। नेक्स्ट पे चले तो n दे रखा है 3, तो पहले आपने लिख दिया 3। L दे रखा है उसने 2, तो L2 होता है किसके लिए, D के लिए, तो ये हो गया D। और उसने ml दे रखा है आपको कितना है 2 है, तो D में 2 हमारे पास जो होता है, मतलब इसने सपोज ये आपको +2 दे रखा है, मतलब मैंने लिखा नहीं है मैं, ये +2 है, तो +2 हमारे पास क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है dx² - y², और या ये हमारे पास क्या हो सकता है dxy हो सकता है। ठीक है, एज यू कैन सी अगर आपके पास 2 निकलता है तो या तो हमारे पास dxy होता है, या तो इसको हम प्लस में ले सकते हैं या इस वाले को हम प्लस में ले सकते हैं। ठीक है, तो dx² - y² या dxy, और ms से तो हमें कोई मतलब होता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है n की वैल्यू 5 है, तो पहले आपने 5 लिख दिया, l की वैल्यू 1 है तो उसके लिए आपने p लिख दिया, ml की वैल्यू 1 है, तो p ऑर्बिटल के लिए जो 1 होता है या तो वो px के लिए हो सकता है या वो किसके लिए हो सकता है, py के लिए हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में ये बताना है कि ऑर्बिटल आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे हमारे पास 1s है, तो अगर आप 1s देखें तो 1s के लिए अगर मैं लिखूँ कि n की वैल्यू क्या 1 होती है, हाँ 1 होती है, s के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0 होती है। तो आपको पहले ये चेक करना है क्या n की वैल्यू 1 के लिए l की वैल्यू 0 आ सकती है, नहीं आ सकती। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूले पे जाओ, l के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n - 1। ठीक है, तो 0 to n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 - 1 कितना आ रहा है 0, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेड वैल्यू है, तो ये वाला ऑर्बिटल क्या करेगा आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट को देखें तो ये 2d है, तो पहले आपको लिखना है n हमारे पास कितना है 2, और d के लिए l हमारे पास कितना होता है 2 होता है। तो हम ये चेक करेंगे क्या n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 2 आ भी सकती है, नहीं आ सकती। तो l के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n - 1, तो 0 to n हमारे पास कितना है 2 - 1, तो कितना आएगा आपके पास 0 या फिर 1, बट उसने बोल रखा है कि हमारे पास l तो यहाँ 2 आना चाहिए, क्योंकि उसने आपको 2d दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्वांटम नंबर आपका गलत शो हो रहा है। दैट इज़ वाई ये ऑर्बिटल हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है, इसको अच्छे से समझना है। फिर हमें वो कह रहा है 3p, अगर आप 3p को देखो तो n की वैल्यू कितनी है 3, और p के लिए l कितना आता है 1, तो क्या n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 1 आ सकती है, डेफिनेटली आ सकती है। आप डालेंगे तो क्या बनेगा, l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to n - 1 मतलब 3 - 1, तो 0 to 2, तो 0 से 2 में कितने कितने आ गए, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, तो आ रहा है हमारे पास 1, तो ये एक्सेप्टेबल है, मतलब ये सही है। फिर अगर आप 3f पे आओ तो n की वैल्यू कितनी है इसके लिए 3 है, और f के लिए l कितना होता है 3 होता है। तो अब तो आप क्लियर हो ही गया हो कि n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 3 एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसका मतलब ये वाला ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करती आप देख सकते हो, n की वैल्यू अगर 3 होती है तो l की वैल्यू या तो 0 आती है या 1 आती है, 2 आती है, बट यहाँ अगर f है तो l उसके अकॉर्डिंग 3 है, बट n की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 3 कभी पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ वाई ये वाला ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट नहीं करता। और लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है एनर्जी के। ऑर्बिटल दे रखे हैं 1s 3d 4s 2p, इसके लिए आपको यूज़ करना होता है n+l रूल। जैसे पहले अगर मैं 1s देखूँ तो इसके लिए n कितना हो गया 1, और s के लिए l कितना होता है 0। इसके लिए देखो तो n कितना हो गया 3d के लिए 1, और d के लिए l कितना होता है 2। अगर मैं 4s के लिए देखूँ तो n कितना है उसका 4, और s के लिए l कितना होता है 0। अगर आप 2p के लिए देखो तो उसके n की वैल्यू कितनी है 2, और p के लिए l कितना आता है
1 आता है। ठीक है, इन सबको आप प्लस करो तो n+l ये 1 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया और ये हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, तो जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम निकलती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, 1s की आ रही है, तो सबसे कम एनर्जी में हो गया 1s। अब उसके बाद ये भी हमारे पास 3 है और ये वाला भी हमारे पास 3 है, तो इसमें से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हम किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें। तो अगर किसी का n+l किया जाता है, सेम आ जाता है, तो ऐसे केस में आपको उस ऑर्बिटल को सिलेक्ट करना होता है जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास 3D के लिए एंड 2p के लिए, दोनों के लिए वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, ये भी 3 आ रहा है और हमारे पास ये भी 3 आ रहा है। अगर आप n+l आपका फेल हो रहा है तो फिर आपको क्या देखना है कि जिस ऑर्बिटल के लिए n+l काम नहीं कर रहा उसके लिए देखना है जिसका n छोटा होगा वो एनर्जी में छोटा होगा। तो इसके लिए n छोटा है तो इसका मतलब अब कम से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2p की, और 2p से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 3D की, और 3D से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 4s की होगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेसिकली ये प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है कि आप एक्यूरेटली और साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो किसके, सब एटॉमिक पार्टिकल के। फॉर्मूला हमारे पास है ΔX.m∆v इज इक्वल टू में h/4π, जहाँ पे ΔX हमारे पास होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, m∆v हमारे पास बेसिकली मोमेंटम हो गया mv, तो ये हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एंड h/4π आपका कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है, 0.52 × 10⁻34 होती है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल देखते हैं 2.16। एक गोल्फ बॉल है जिसका मास उसने आपको ग्राम्स में दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है उसने 45 मीटर पर सेकेंड, बट आगे उसने कंडीशन क्या बोल दिया कि हम वेलोसिटी को 2% एक्यूरेसी से मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आपको एक्यूरेसी परसेंटेज में दे रखी होती है तो आपको पहले उस वैल्यू का वो परसेंट कैलकुलेट करना है। तो उसने ये 2% एक्यूरेसी किसके लिए दे रखी है, वेलोसिटी के लिए दे रखी है। तो आप ΔV कितना लिखोगे, 2% निकालोगे पहले 45 का, जो कितना बनता है 0.9, ये वैल्यू बनेगी आपके ΔV की। फॉर्मूले में जाएंगे तो आपको ΔX चाहिए या ΔX चाहिए, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा h/4π इंटू में ΔP विच इज़ m∆v। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ प्लग इन कर देंगे तो आपका आंसर कितना निकलेगा, 1.46 × 10⁻³ और क्योंकि हम पोजीशन ढूंढ रहे हैं तो आंसर किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। क्लियर है, तो ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बेंजीन के रिएक्शन। तो बेंजीन में अगर आप X2 डालते हो, जहाँ पे X हमारे पास या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, किसकी प्रेजेंस में डालना है आपको, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डालना है। तो बेंजीन के ऊपर जो हमारा हेलोजन है वो अटैच हो जाएगा, मतलब या तो यहाँ Cl लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, और अगर आप यहाँ Br लगाते हो तो उसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपको Cl2 ले लेना है, और अगर आप ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या ले लेना है, Br2 ले लेना है, और रिएक्शन का नाम होता है हेलोजिनेशन। नेक्स्ट है कि बेंजीन में से अगर आप पास कर दो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन का नाम होता है नाइट्रेशन, वो बेंजीन पे क्या लगा देता है, NO2 ग्रुप अटैच कर देता है। थर्ड है कि बेंजीन में से अगर आप पास करते हो ओलियम, जिसको लिखते हैं H2SO4 ब्रैकेट में SO3, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है H2H2O7, एक ही बात होती है। रिएक्शन का नाम सल्फोनेशन है क्योंकि ये बेंजीन पे SO3H ग्रुप अटैच करता है, और कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज नाइट्रोबेंजीन, दिस इज हेलोबेंजीन, दैट मीन्स क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। देन वी हैव, अगर आप बेंजीन में पास करते हो RCl, R हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप होता है और इस रिएक्शन का नाम होता है फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेसिकली आप बेंजीन पे क्या अटैच कर रहे हो, एल्काइल ग्रुप अटैच कर रहे हो, रिएक्शन होगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक H होगा और ये जो Cl है ये HCl बन के बाहर हो जाएंगे, तो HCl आपका बाहर हो जाएगा और जो R है वो बेंजीन पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे CH3 लेते हो, मतलब आपने लिया है CH3Cl, तो R की जगह आप यहाँ CH3 लगा देना। अगर आपने C2H5Cl लिया है तो R की जगह आप C2H5 लगा देना, और नाम इसका बेसिकली क्या होता है, दिस इज मिथाइल बेंजीन। जो भी ग्रुप आप अटैच कर रहे हो, जैसे मैं मिथाइल बेंजीन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं R की जगह पे क्या मान रहा हूँ, CH3। अगर आप R की जगह पे क्या अटैच कर दोगे, C2H5, तो C2H5 हमारे पास क्या होता है, इथाइल, जो किसके साथ अटैच है, बेंजीन के साथ अटैच है। तो इस तरीके से इसका नेम हो जाता है, और रिएक्शन का नाम होता है फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसका एग्जाम्पल नीचे है, मैंने CH3 अटैच कर रखा है। तो CH3 जब अटैच करते हैं बेंजीन के साथ तो उसका नाम होता है मिथाइल बेंजीन, और इसको हम लोग एक कॉमनली एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है टॉलुवीन। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है।
फिफ्थ रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिटाइलेशन। तो बेसिकली हम एसिटाइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है और यहाँ से जो Cl है वो बाहर हो जाएगा और आपके पास ये पूरा का पूरा ग्रुप आके बेंजीन पर अटैच हो जाएगा, कार्बन की तरफ से जुड़ता है। तो जैसे मैंने R की जगह लिख दिया CH3, उसके आगे CO एंड Cl है, तो यहाँ से H होगा, यहाँ से Cl होगा, HCl बन के बाहर हो जाएगा और कार्बन से कनेक्शन हो जाएगा, तो कार्बन के साथ O आ गया डबल बॉन्ड O में और उसके साथ आपने क्या अटैच कर दिया, CH3 जो यहाँ पे लगा हुआ था। इस कंपाउंड का नाम ध्यान रखना है, इस कंपाउंड का नाम होता है एसिटोफिनॉन। तो आपको बोल सकता है कि बेंजीन से बना के दिखाओ एसिटोफिनॉन, तो डायरेक्टली आपको ये वाला रिएक्शन करके दिखाना है। और बेंजीन का अगर आप ओजोनोलिसिस करते हो तो आपको ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाता है 2CHO सिंगल बॉन्ड CHO। नेक्स्ट वी है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ये स्टेट करता है कि हमारे पास जो अडेंडम होता है, मतलब जो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट होता है, उस अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास ज़्यादा है जहाँ पे हाइड्रोजन काउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उसका नेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की काउंट क्या होती है, कम होती है। जैसे सिंपल एक्सप्लेनेशन एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे मैं डाल रहा हूँ HCl। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव होता है। तो H पे पॉजिटिव होता है, Cl पे नेगेटिव होता है। रिएक्शन होगा हमारा इस वाले साइड के ऊपर, इस सेंटर के ऊपर जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स हैं उनके बीच में रिएक्शन होगा। तो हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या कहता है, पहली बात तो इन पे रिएक्शन हो रहा है, आपको सिर्फ इनको फोकस करना है, बाकी जो भी एडजेसेंट या आसपास आ रहा है उसको देखने की नीड नहीं है। जैसे ये CH3 हम इग्नोर कर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो मतलब पॉजिटिव पार्ट इस वाले कार्बन के पास जाएगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन की काउंट ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की काउंट कम है। तो नेगेटिव पार्ट चला जाएगा हमारा इस वाले कार्बन के पास। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे आके अटैच हो गया Cl। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसका मैकेनिज्म आपको देखना है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया हमारा डबल बॉन्ड वाला सिस्टम जिस पे आपका रिएक्शन होने वाला है। इस कार्बन को आपने A मान लिया, इस कार्बन को आपने B मान लिया। तो पहले आता है H+। तो सपोज़ पहले H+ कौन से कार्बन पे ऐड कर दिया आपने, A वाले कार्बन पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, बॉन्ड आपका टूट जाएगा, बॉन्ड इस तरफ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन आपका ऐड हो गया और इस वाले कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम देखें ये कार्बोकेटाइन बन गया, और किस टाइप का कार्बोकेटाइन है ये, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। फिर आएगा हमारे पास Br नेगेटिव, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे Br लिखा हुआ था, तो आप Br नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव के पास जाएगा, तो कहाँ अटैच हो जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो क्योंकि ये रिजल्ट एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन की वजह से आया है, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। बट अगर आप क्या करते, H+ को B वाले कार्बन पे अटैच कर देते, तो जो हमारे पास A वाला कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता और जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो B वाले कार्बन पे आके अटैच हो जाता। अब ये जो हमारा कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये दो कार्बन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है 2। और किस टाइप का कार्बोकेटाइन है ये, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब Br नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो कहाँ अटैच हो जाएगा, वो बीच वाले कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन था वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्योंकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो उससे मिलने वाला रिजल्ट भी हमारा क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मतलब ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारे पास मार्कोनिकॉफ का क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या है, जैसे हमारे पास ये कोई एल्कीन है और इस एल्कीन में आप ऐड कर रहे हो HBr। तो मार्कोनिकॉफ हमें क्या स्टेट करता था कि पॉजिटिव वहाँ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलेगा, उसका उल्टा, कि पॉजिटिव वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं और नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल बनने के लिए आपको इस रिएक्शन में हमेशा क्या गिवन होगा, एक पेरोक्साइड गिवन होगा। अगर वो पेरोक्साइड लिख देता है तो रिएक्शन चलेगा एंटी मार्कोनिकॉफ से। पेरोक्साइड बेसिकली ऐसे उसने कुछ लिख दिया तो ये पेरोक्साइड है, या उसने H2O2 लिख दिया ये पेरोक्साइड है। ठीक है, तब तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ चलाना है। बट अगर वो सिंपल ऐसे लिखता है, कोई पेरोक्साइड मेंशन नहीं करता, तो आपको मार्कोनिकॉफ चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है कि हमने क्या ले रखा है, एक
पेरोक्साइड ले रखा है, तो इसके लिए आपको क्या चलाना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल चलाना है। तो पहले आपको फ्री रेडिकल बनाने हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका होमोलिटिकली बॉन्ड टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास। अब सपोज हमने बी आर जो रेडिकल है उसको ए वाले के साथ अटैच कर दिया, तो यहाँ पे जो बी है वो उसका रेडिकल रह जाएगा। और ये रेडिकल अगर आप देखो तो कैसा रेडिकल है, 1 डिग्री रेडिकल है, और 1 डिग्री रेडिकल क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। फिर एच रेडिकल आएगा, इससे अटैच हो जाएगा, और इसके थ्रू जो रिजल्ट आएगा माइनर, क्योंकि ये एक लेस स्टेबल फ्री रेडिकल था, तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, आपका माइनर होगा, कम क्वांटिटी में बनेगा। बट अगर आप बी वाले रूट से चलते हैं तो आपको 2 डिग्री क्या मिलता, फ्री रेडिकल मिलता, जिसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। और एच रेडिकल आता, फिर यहाँ के अटैच हो जाता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल के ऊपर, और आपको जो अब रिजल्ट मिलेगा वो कैसा रिजल्ट मिलेगा, मेजर रिजल्ट मिलेगा। तो हमेशा अगर आपको बीच में लगाना है कुछ भी, तो आपको लगाना है मार्कोनिकोव एडिशन। और अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है तो हमेशा क्या लगाना है, आपको एंटी मार्कोनिकोव एडिशन लगाना है। और एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए होता है, और किसकी प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डुमास मेथड। डुमास मेथड में क्या होता है, हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। तो हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, हम उसको हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ CO2 के एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन हाइड्रोजन सैंपल में होते हैं, वो CO2 H2O के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, और N2 गैस हमारी क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है। तो एस्टिमेट करने का डायरेक्टली हमारे पास ये फॉर्मूला है। बट ये फॉर्मूला काम तब करेगा जब आपके पास कंडीशन कैसी मेंशन हो, STP वाली कंडीशन मेंशन हो। नॉन STP के लिए आपको पहले वॉल्यूम अलग तरीके से ढूंढना होता है, उसमें आपको वो क्या दे देता है, एक्वस टेंशन पे आपको प्रेशर दे देगा, ठीक है, कितना होता है। तो आपको नॉन STP वॉल्यूम को STP में कन्वर्ट करना है। तो गिवन प्रेशर माइनस में एक्वस टेंशन पे जो प्रेशर दे रखा है, इंटू में वॉल्यूम इंटू 273 अपॉन में गिवन टेम्परेचर अपॉन 760 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एनसाइड का एग्जांपल है 12.21, हमारे पास 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब सैंपल है, जो 50 ml N2 रिलीज़ कर रहा है, बट 300 केल्विन पर और 715 mm प्रेशर पर। और आपको थोड़ा सा ध्यान हो कि हमारे पास जो STP कंडीशन होती है उस पर जो टेम्परेचर है वो होता है 273 केल्विन, ठीक है, और जो प्रेशर हमारे पास होता है वो होता है 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये हमारे पास STP की वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे STP की वैल्यूज से मेंशन नहीं कर रखी है, उसने जो आपको वॉल्यूम दे रखा है वो 300 केल्विन पे दिया है, और कितने प्रेशर पे दिया है, 715 mm पे दिया है, और उसने एक्वस टेंशन दे रखी है कि 300 केल्विन पे जो एक्वस टेंशन है वो 15 mm ऑफ मर्क्यूरी होती है। तो पहले आपको क्या निकाल लेना है, STP का वॉल्यूम निकाल लेना है। तो ये हो गया हमारे पास प्रेशर, जो उसने क्वेश्चन में आपको दे रखा था 715 mm ऑफ मर्क्यूरी। P0 मैंने किसको मान लिया, एक्वस टेंशन पे जो प्रेशर होता है मैंने उसको मान लिया, वॉल्यूम 50 ml था और टेम्परेचर 300 केल्विन था। तो फॉर्मूले में जब मैं वैल्यूज़ को प्लग इन करूँगा, ये 273 और 760 तो हमारे पास फिक्स रहते हैं। जो गिवन प्रेशर होता है उसमें से आपको निकालना है एक्वस टेंशन वाला प्रेशर, माइनस कर देना है, वॉल्यूम साथ में मल्टीप्लाई करना है, और नीचे जो टेम्परेचर उसने जिस कंडीशन में कराया था उसको सॉल्व करना है, तो आपको मिलेगा 41.9 ml। तो हम इस वाले वॉल्यूम को यूज़ करेंगे, ना कि 50 ml वाले को। बस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 28 इंटू में वॉल्यूम अपॉन में 224 इंटू मास ऑफ OC, मतलब मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 28 एंड 224 तो फॉर्मूले का ही है। वॉल्यूम जो अभी आपने किस पे निकाला था, STP पे निकाला था, एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था, 0.3। तो कितना परसेंट आ जाएगा, नाइट्रोजन 17.45% आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डुमास मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, नॉन टर्मिनल अल्काइन होते हैं, उनकी एसिडिटी के बारे में आपको बताना होता है। तो पहले तो टर्मिनल अल्काइन वो होता है जिसमें जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है वो लास्ट में लगा हो या स्टार्टिंग में लगा हो, वो टर्मिनल एल्काइन है। और नॉन टर्मिनल में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आपका बीच में होता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनल में तो एसिडिक करेक्टर होता ही नहीं है, क्योंकि एसिड होने के लिए आपको H+ रिलीज़ करना है, और ये जो हमारे पास ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है इनके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज़ वाई ये क्या है, नॉन एसिडिक है। मेन हमारे पास क्या होता है, टर्मिनल होता है। टर्मिनल में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो टर्मिनल जो कार्बन है वो sp कार्बन है, और sp कार्बन में जो %s करेक्टर होता है वो होता है 50%। और जितना ज़्यादा हमारे पास %s करेक्टर होता है उतनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब ये जो कार्बन हमारे पास है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने शेयर करके रखे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ कौन खिसकाने लग जाता है, कार्बन खिसकाने लग जाता है, जिस वजह से कार्बन पर एक पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये बॉन्ड आपका वीक हो जाता है और इस बॉन्ड के वीक होने से ये जो एच होता है बहुत ईजिली क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। दैट इज़ वाई टर्मिनल एल्काइंस क्या होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 3 है बैक एक्सरसाइज का, जिसमें उसने आयरन बोल रखा है 69.9% है। सपोज उसने आगे का कुछ बता नहीं रखा होता कि अगला परसेंटेज किसका है, तो आपको देखना है कि अगर वो 100% नहीं बन रहा तो जो रिमेनिंग परसेंटेज अब हमेशा किसकी होती है, ओ की होती है। यहाँ तो गिवन है कि आयरन 69.9% है एंड ऑक्सीजन 30.1% है, बट अगर सपोज आपका परसेंटेज मतलब ओ गिवन ना होता है यहाँ पे, सपोज वो कहता है कि कार्बन हमारे पास 25% है, हाइड्रोजन हमारे पास सपोज 70% है, तो बताओ उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो 25 और 70 अगर आप प्लस करोगे तो आपको 95 मिलेगा, तो ये 100 नहीं है। तो 5% जो आपका डेफिशिएंट है वो किसके थ्रू आता है, ओ के थ्रू आता है। ठीक है, तो यहाँ तो डायरेक्टली सब कुछ दे रखा है, तो आपको एक टेबल बनानी होती है। पहले आप सिंबल लिख दो, ये जो परसेंटेज दे रखी है उसको मास बना के लिख दो। फिर आयरन का जो एटॉमिक मास है 56 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। मोल कैलकुलेट कर लो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, तो आयरन के लिए आ जाएगा 1.25, ओ के लिए करोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास करके तो आएगा 1.88। फिर आपको निकालनी होती है मोलर रेशियो। मोलर रेशियो में क्या होता है कि जो आपने मोल्स निकाले उसमें सबसे छोटे जो मोल्स हैं उससे आप सबको डिवाइड कर दोगे। मतलब इन दोनों में छोटा कौन था, 1.25, तो मैंने 1.25 का डिवाइड कर दिया 1.25 के साथ, तो आंसर आ गया 1। एंड मैंने 1.88 का डिवाइड भी कर दिया 1.25 के साथ, तो आंसर आ गया 1.5। जब डेसिमल में हमारे पास जाता है तो आपको किस में जाना होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जाना होता है। तो उसको आप ऐसे इमेजिन करो कि एफ ई हमारे पास कितना हो गया 1 एंड ओ हमारे पास कितना आ रहा है 1.5। तो 1.5 को डेसिमल हटाओ तो नीचे 10, तो ये हो गया 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा। तो इस 2 को आप वहाँ ले जाओ तो एफ ई कितना हो जाएगा 2 और ओ कितना आ जाएगा 3। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया कि एफ ई के आगे 2 आ रहा है तो एफ ई 2 एंड ओ के आगे 3 आ रहा है तो ओ 3। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया इसका एफ ई 2 ओ 3। सपोज उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि मॉलिकुलर फार्मूला भी बताओ, तो जब वो मॉलिकुलर फार्मूला भी पूछ रहा होता है तो वो आपको वो मॉलिकुलर फार्मूला मास क्वेश्चन में देता है। जैसे उसने यहाँ दे रखा है जो मॉलिकुलर फार्मूला मास है इस कंपाउंड का 160 है, तो पहले आपको एन निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास ऊपर रखना है, मॉलिकुलर फार्मूला मास नीचे रखना है। ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला था, इसका मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 160 बनता है। मॉलिकुलर फार्मूला मास भी उसने आपको 160 दे रखा है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। फिर आपको लिखना है मॉलिकुलर फार्मूला किसका इक्वल होगा, एम्पेरिकल फार्मूला का मल्टीप्लाई हो जाएगा एन के साथ। तो क्योंकि उसने आपको सिंपल क्या दे रखा था, एन आपका सॉल्व होकर 1 आया है, तो आपको रिजल्ट अभी भी क्या मिलेगा, Fe2O3 मिलेगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि एन अगर आप पास सॉल्व करके 2 आता सपोज, तो हम क्या करते 2 का मल्टीप्लाई कर देते Fe2O3 के साथ, तो Fe हो जाते हमारे पास 4 और O हमारे पास कितने हो जाते 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने इंपेरिकल फार्मूला निकाला है पहले उसका मास कैलकुलेट कर लो। मॉलिकुलर फार्मूला के मास आपको हमेशा नीचे रखना होता है, इंपेरिकल का ऊपर रखना होता है। आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो बड़ी वैल्यू को नीचे रखना है, छोटी वैल्यू को ऊपर रखना है। यहाँ से आपको एन मिल जाएगा, उस एन का मल्टीप्लाई इंपेरिकल फार्मूला के साथ करो तो आपको मॉलिकुलर फार्मूला मिल जाता है। हक्कल रूल में क्या होगा कि आपको 3 टाइप के कंपाउंड्स दिखाई देते हैं। एक होता है हमारे पास एरोमेटिक, फर्स्ट कंपाउंड इज एरोमेटिक। सेकंड हमारे पास होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। और थर्ड हमारे पास होता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो बस हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि जो हमारा कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हमारे पास हैं। पहली बात तो हमारे पास जो भी सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो या तो साइक्लिक हो या क्या हो, प्लेनर हो। ठीक है, साइक्लिक है या प्लेनर है, बट बेसिकली आपको साइक्लिक पे ध्यान रखना कि हाँ वो बंदा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर पोजेस कर रहा हो। उसके अलावा जितने भी कार्बन हमारे पास उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में है वो हर कार्बन मतलब ईच कार्बन मस्ट बी sp2। जितने भी कार्बन उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है वो हर कार्बन कैसा होना चाहिए, आपका sp2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा, एरोमेटिक होने के लिए मतलब अगर वो एरोमेटिक होना चाहता है
तो उसको बेसिकली फॉलो करना है हक्कल रूल, जो स्टेट करता है कि उसके पास अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड क्या होता है आपके पास, एरोमेटिक होता है। दिस इज हक्कल रूल। अगर हमारे कंपाउंड के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन दैट कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, वो एंटी एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक होने के लिए आपको क्या फॉलो करना है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैरी करने चाहिए, और अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। और अगर हमारी पहली कंडीशन फेल हो जाए या दूसरी कंडीशन फेल हो जाए तो वो कंपाउंड डायरेक्टली क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। ठीक है, तो 3 टाइप के कंपाउंड है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। यहाँ जो हम n लिख रहे हैं, n एक होल नंबर वैल्यू पोजेस करता है और 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल करके देखें, जैसे हमारे पास है बेंजीन, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन में ये पाई बॉन्ड, तो कितने पाई बॉन्ड हम काउंट कर लें तो इसके पास है 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक पाई में 2 हैं तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ हो गए 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रोसेस कर रहा है वो, 6 इलेक्ट्रॉन प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि आप n की वैल्यू इसमें डाल के या इसमें डाल के क्या आपका आंसर 6 आ सकता है। तो अगर मैं 4n+2 वाला सेटअप देखूँ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स देखूं, तो मुझे उसका जो आंसर है वो कितना निकालना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ठीक है, तो अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल दूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4+2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली यहाँ भी क्या आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इधर भी क्या आ गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो हमने कंपाउंड यहाँ बनाया है विच इज बेंजीन, बेंजीन इज एरोमेटिक एंड इट फॉलो हक्कल रूल फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 के लिए क्या करती है, हक्कल रूल फॉलो कर रही होती है। बस ये आपको देखना है कि हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं और वो हमारे सिस्टम के अंदर फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास हो गया हमारा कंपाउंड, यहाँ पाए पाए, और यहाँ पर हो गया एक पॉजिटिव चार्ज। तो पहले हमें देखना है क्या स्ट्रक्चर साइक्लिक है, हाँ डेफिनेटली स्ट्रक्चर साइक्लिक है। फिर हमें सेकंड कंडीशन पे जाना है कि क्या हर एक कार्बन sp2 है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन sp2 होते ही हैं, ये तो आपको पता ही है। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो sp2 होगा। और अगर आपको कोई कार्बन पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज दिखता है तो वो कार्बन भी हमारे पास क्या होता है, sp2 के कैटेगरी में आपको डाल देना है। तो sp2 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 sp2, और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी हमारे पास क्या है, एक sp2 कार्बन है। टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, तो 1 2 3 एंड 4, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आप हक्कल रूल जो है हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसमें आप 4 किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते क्योंकि आप n की वैल्यू होल नंबर में डाल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा पजल नहीं होना, ठीक है, बस आपको देखना है कि आपका जो आंसर है वो 4 निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो भाई यहाँ आपका आंसर 4 नहीं निकल सकता अगर आप एरोमेटिक वाली सिचुएशन में जा रहे हो। बट अगर आप एंटी एरोमेटिक में जाते हो, ठीक है, एंटी एरोमेटिक, तो एंटी एरोमेटिक क्या कह रहा है कि हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर आप n की वैल्यू 1 डाल दो तो आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास कैसा कंपाउंड बन गया है, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट वाला कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक था, सेकंड कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। एक और एग्जांपल देखिए अगर हम, तो सपोज ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ डबल है और यहाँ डबल है। हमसे पूछ रहा है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, या ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक है। तो पहले देखा साइक्लिक है, हाँ भाई साइक्लिक है। फिर हमने देखा क्या हर एक कार्बन sp2 है, 4 कार्बन तो ये sp2 है, बट ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है और ना इस पे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया, sp3 हो गया। तो ये पहली कंडीशंस, मतलब जो पहली 2 कंडीशंस हैं उनमें ये फ्लॉप हो गया, मतलब ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास किस टाइप का कंपाउंड बन गया, दिस इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, हमें कह रहा है मोलरिटी कैलकुलेट करो। 20 ग्राम NaOH किस में प्रेजेंट है, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमें मास दे रखा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोलरिटी का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, इसलिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो गिवन मास कितना है हमारे पास, 20 ग्राम। NaOH का मोलर मास 40 होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml,
और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको अमाउंट दे रखा होगा किसी भी टर्म्स में, यहाँ पे मास की टर्म में दे रखा है, तो हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला लगा दिया है मोल को कैलकुलेट करने के लिए। वॉल्यूम उसने ऑलरेडी आपको दे रखा था, तो वॉल्यूम के प्लेस से वॉल्यूम लिखा, बट क्योंकि वो ml में था तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो 21 ज़ा 22 ज़ा, 0 से 0 सॉल्व, 0 से 0 सॉल्व, 2 से ये 5 पे सॉल्व और 5 से 5 गया, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, और यूनिट क्या होती है, मोलर। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग मोलैरिटी। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हमें कहता है कि 10% बाय मास हमने सॉल्यूशन लिया है NaOH का, और सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो 4 ग्राम पर ml है। कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। तो हमें गिवन क्या है, 10% बाय मास, मतलब मास बाय मास परसेंटेज दे रखा है। तो इससे क्या हम मास ऑफ NaOH फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी परसेंटेज होती थी वही तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता था। तो सॉल्यूट कौन है, NaOH, तो अमाउंट कितना हो जाएगा उसका 10 ग्राम। मास बाय मास परसेंट या मास परसेंट है, तो सॉल्यूशन का अमाउंट डायरेक्टली कितना ले लेना है आपको, 100 ग्राम ले लेना है। डेंसिटी जब भी क्वेश्चन में दे रखी होती है वो हमेशा किसकी डेंसिटी होती है, सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मोलैरिटी के लिए आपको वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 4 थी। कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 25 ml आएगा, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी किस में थी, ग्राम पर ml में थी। तो वॉल्यूम किस में निकलेगा आपका, ml में निकलेगा। बस अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला लगेगा गिवन मास विच इज 10, NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला है अभी हमने 25 ml, क्योंकि ml है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 सॉल्व, 25 वन ज़ा 25 40 ज़ा, 4 वन ज़ा एंड 4 10 ज़ा। तो कितनी आ गई आपके पास मोलैरिटी, मोलैरिटी आ चुकी है 10 मोलर। ना इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो फॉर्मूला है मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, मास परसेंट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो देखिए इससे आंसर कितना सिंपल हो जाएगा, कितना इजी वे से निकलेगा। मास परसेंट कितनी थी 10, डेंसिटी कितनी थी 4, मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से, और डिवाइड किससे करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन था, NaOH, तो NaOH का मोलर मास कितना होता है 40 होता है। तो 40 से 40 सॉल्व हो जाता, तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाता, 10 मोलर निकल के आ जाता।